हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। काकरान इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। काकरान इंस्टीट्यूट हमेशा आपके साथ है। दोस्तों, आपका टॉपिक चल रहा है भौतिक विज्ञान को लेकर। अब तक हमने न्यूटन के बल पढ़े, है ना। अभी केंद्रीय बल, अब केंद्रीय बल, ये सब चीज़ें, अदिश सदिश राशियाँ, ये सब हम पढ़ चुके। आज का जो टॉपिक होगा, प्रश्न तनाव भी हमने पढ़ लिया। आज का जो टॉपिक है वो है केसी तत्व। कौन सा टॉपिक है? केसी तत्व। केसी तत्व। देखो, केसी तत्व का मतलब क्या है। मैं यदि बात करूं कि एक परखनली होती है, क्या है, एक परखनली है, और उसके अंदर क्या होगा, केस के बराबर उसके अंदर क्या होगा, एक छिद्र होगा आर पार। ठीक है, ध्यान रखना। और उसमें क्या है, यदि हम उसे किसी भी क्या है वस्तु में रखेंगे, आपने देखा होगा केस के समान एक क्या है, जैसे केस एक बाल हो है, बाल के समान ब्रीक क्या है, उसके अंदर आर पार होता है, एक कांच की परखनली होती है, और उसके अंदर एक बिल्कुल बारीक बाल के समान क्या है, छिद्र होता है लास्ट तक। तो उसे क्या करेंगे, यदि मैं उसे पानी में रख दूं, तो उसमें क्या होगा, वास्तव में जो पानी का है, जैसे कि मैं यहाँ कहूँ, ध्यान से आप समझेंगे। ये एक क्या है, बीकर है। एक बीकर ये है। इसके अंदर क्या है, पारा है। और यदि मैं इसके अंदर की बात करूँ तो ये क्या है, पानी है। और इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, इसके अंदर क्या होगा भाई, पारा भरा हुआ होगा। ये चीज़ समझने के लिए है। तो इसके अंदर क्या है, एक केस नली है, और इसके अंदर भी क्या है, एक केस नली है। ठीक है। तो जो पानी है वो केस नली का पॉइंट आपको वास्तव से क्या है, कुछ ऊपर मिलेगा। यहाँ तक केस नली में पानी जो है कहाँ तक चढ़ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। और यदि मैं पारे की बात करूँ तो पारे में केवल कहाँ तक मिलेगा, यहाँ तक मिलेगा। बात समझ में आ गई दोस्तों, कि पानी क्या है, केस नली में क्या है, वास्तव से क्या होगा, वास्तव में तो ये है, और वास्तव से ये क्या है, ऊपर है। और यदि मैं पारे की बात करूं, वास्तव में तो ये है, और ये वास्तव से क्या है, नीचे है ना, वास्तविक से क्या है, नीचे है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी वस्तु, किसी भी द्रव पदार्थ का ऊपर या नीचे चढ़ना ही क्या कहलाता है, केशिकत्व कहलाता है। बात समझ में आ गई दोस्तों। ये एक सिंपल सी थ्योरी समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा था कि केशिकत्व क्या है। तो केशिकत्व है कि केस नली के समान क्या है, उसमें क्या है, किसी वस्तु का ऊपर, किसी द्रव का ऊपर चढ़ना या किसी द्रव का नीचे रहना ही क्या है, केशिकत्व है। ठीक है, ध्यान से बात समझ में आ गई। ये दोस्तों इसकी क्या है, थ्योरी है। इसके आपसे हमेशा क्या पूछे जाएंगे, एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। अब आप एग्जाम्पल की मदद से सीखेंगे। देखिए ध्यान से। तो केसी तत्व के जो उदाहरण है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको ध्यान से समझेंगे। जैसे कि सबसे पहला है, लालटेन की बत्ती से लालटेन की बत्ती से तेल का चढ़ना। ये आपने देखी होगी सभी ने, ऐसी बात नहीं है। लालटेन आपने देखी होगी, है ना। लालटेन आपने देखी होगी, तो उसमें क्या है, एक नीचे की ओर में क्या है, बत्ती होती है, और उसके नीचे क्या है, मिट्टी का तेल भरा होता है, कैरोसिन जिसे कहते हैं। और उसे क्या है, लगातार वो जलती रहती है, और कैरोसिन धीरे 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 अपने आप ही क्या है, ऊपर की ओर चढ़ता रहता है। तो वो भी किसका उदाहरण है भाई, केसी तत्व का उदाहरण है। ध्यान रखें, बात को ध्यान समझते हैं। दूसरे उदाहरण की यदि मैं बात करूं, तो ध्यान रखना, पेड़ पौधों की जड़ में पानी डालने पर तने तक पहुंचना। ठीक है ना। तने तक पहुंचना यानी कि हम क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे में पानी क्या है, उसकी जड़ में डाल दे रहे हैं। और केसी तत्व के कारण क्या है, सबका सारा का सारा पानी क्या है, सारी पत्तियां, फूल, फल, सब तक क्या है, अपने आप ही क्या है, पहुंच जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला एग्जांपल है, ध्यान से समझेंगे दोस्तों। एक है ब्लांटिंग पेपर। ब्लांटिंग या मैं लिख दूं स्याही सोखता। स्याही सोखता, स्याही सोखता भी कम क्या है, यही क्या है, ब्लांटिंग पेपर है। ध्यान रखना, ये क्या है, ब्लांटिंग पेपर है। यदि कहीं पे क्या है, इंक गिर जाए तो उसके ऊपर क्या है, इसको रख देते हैं, और वो सारी की सारी इंक क्या है, अपने अंदर सोख लेता है। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ जो है ध्यान रखना। एक चीज होती है, देखो यहाँ नोट करने वाली बात ये होती है, भारहीनता। भारहीनता कहने का मतलब, यदि मैं बात करूं कृत्रिम उपग्रह की, कृत्रिम उपग्रह की,
है ना। प्रकृति में उपग्रह की बात करूँ यानी कि भारहीनता, जहाँ पे भार की कंडीशन ना हो, यानी कि जहाँ पे जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण क्या है पूरी तरह से क्या हो चुका हो, समाप्त हो चुका हो, तो वहाँ पे क्या होगा, यदि मैं यहाँ पे क्या है एक बीकर बनाऊं भारहीनता कंडीशन में, और मैंने यहाँ पे क्या है इसमें के अंदर क्या है जल भरा हुआ है, यदि इसके अंदर क्या है बीकर के अंदर जल है, और मैंने इसमें एक केस नली डाल दी, तो ध्यान रखना दोस्तों पानी ऐसे निकल जाएगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी केस नली क्यों ना हो, यदि किसकी कंडीशन है, भारहीनता की कंडीशन है। और ये केवल जो मैंने आपको बताया कि कुछ ऊपर तक और कुछ नीचे तक, ये कहाँ पे है, अपने धरातल पर, जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण है। लेकिन भारहीनता का मतलब यही है कि जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, यदि वहाँ पर ऐसा कुछ कर दिया जाए कि किसी जल के बीकर में क्या है परखनड़ी डाल दी जाए, तो चाहे वो जितनी भी लंबी क्यों ना हो, उससे क्या है बाहर निकल जाएगा जल। ठीक है, ध्यान रखना, उससे जल क्या होगा हमेशा बाहर निकल, ऐसे चढ़ता चढ़ते 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 क्या है जल अपना बाहर निकल जाओगा। ठीक है दोस्तों, ये कंडीशन है किसकी, ध्यान रखना केसी तत्व के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की जरूरत है। केसी का तो आपकी बात समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। अगला टॉपिक देखेंगे, सहसंजक बल और असंजक बल। सहसंजक यानी ध्यान रखना एक समान, एक समान अणु पाए जावे। यदि करें असंजक बल यानी कि असमान अणु। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही। सहसंजक मतलब एक समान अणु, असंजक मतलब असमान अणु। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, उदाहरण के तौर पे, जैसे कि मैं कहूँ कि चुंबक प्लस चुंबक का आपस में चिपकना, एक समान है दोनों। या मैं ऐसे बोल सकता हूँ ए, तो यो भी क्या है ए। दूसरी बात है असमान में, देखो कि यदि क्या हो ए और ये क्या होगी बी अलग अलग, तो ये दूसरा उदाहरण है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि चुंबक और दूसरा क्या है लोहा, दूसरी चीज क्या है लोहा, ये भी क्या है आपस में चिपकेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान से समझेंगे कि बात क्या है, ये तो केवल एक क्या है एग्जाम्पल के तौर पर है समझने के लिए, कि क्या असमान का मतलब क्या है अलग अलग, और समान का मतलब है एक जैसे। ये तो एग्जाम्पल तौर है। सवाल कैसे देखो ध्यान से, यदि मैं कहूँ देखो इसे, कोई क्या है देखो, मैं आपने देखा होगा, जितने भी आपने देखे होंगे, जैसे कि थर्मामीटर की बात करूं मैं यहीं पे एग्जांपल ले लूं आपसे, थर्मामीटर। तो थर्मामीटर के अंदर जो भरा होता है वो क्या भरा होता है, तो वो होता है पारा। तो पारा ध्यान रखना देखो सारे काम करेगा, लेकिन कभी भी क्या है दीवार पर नहीं चिपकता, है ना, कांच की दीवार पर नहीं चिपकता, कांच की दीवार पर नहीं चिपकता। और यदि मैं दूसरी यहीं की यहीं दूसरी चीज बात करूं पानी की, यदि किसी बीकर में पानी भरा हो, तो बीकर की दीवार पर पानी मिलेगा, बिल्कुल दीवार पर पानी चिपक जाता है। देखो मैं तुम्हें एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि काम एक ही है। यदि थर्मामीटर के अंदर क्या भरते हैं हम, पानी भर पारा भरा हुआ है, तो वो क्या है ऊपर से नीचे की ओर जाता है, लेकिन कभी भी उस कांच की परखनली पे कभी भी नहीं चिपकता है। लेकिन यदि थर्मामीटर वहीं के वहीं पानी रख दिया जाए, तो पानी क्या है जैसे ऊपर जाओगे और नीचे आओगा, तो वो क्या है उसकी दीवारों से चिपकता आओगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये क्या है असंजक और सहसंजक बल के क्या है उदाहरण के रूप में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। तो जो पारा है उसमें कैसा बल पाया जाएगा सहसंजक, और जो पानी है इसमें कैसा पाया जाएगा असंजक। शॉर्ट के लिए मैंने आपको बता दिया कि क्या है एक समान अणु, यहाँ क्या है असमान अणु, अलग अलग। तो अलग अलग को पढ़ सकते हैं जैसे कि चुंबक लोहा, लेकिन काम क्या है चिपकने का हो रहा। लेकिन यहाँ बात करें यदि चुंबक चुंबक की, तो भी क्या है काम चिपकने का ही हो रहा है ना। तो इसको समझेंगे अलग से, तो ध्यान रखना। तो ये तुम्हारे से क्वेश्चन पूछा है कि पारा थर्मामीटर के या कांच पर नहीं चिपकता है, किस कारण, तो कौन से कारण, असंजक बल के कारण। और यदि ये चिपकता है तो किसके कारण, असंजक बल के कारण। ठीक है, ध्यान रखना दोनों चीज़ क्या है अलग अलग है, बात समझने की है और कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये आपका पॉइंट था कैसा असंजक और सहसंजक बल का। अगला पॉइंट देखेंगे,
एक पॉइंट आता है, देखो ध्यान से, श्यानता। श्यानता क्या है, इसका थ्योरी ये है कि द्रव का वह गुण जो अवरोधक का कार्य करता है। अवरोधक मतलब रोकने का कार्य करता है। अवरोधक का कार्य करता है। ध्यान से समझेंगे दोस्तों कि द्रव का वह गुण जो अवरोधक का कार्य करता है। अवरोधक का मतलब वो है रोकने का कार्य। यदि मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझना। यदि मैं कहूँ कि एक सिंपल रास्ते पे यदि तुम्हें भगा दिया जाए, यदि आप एक सिंपल रास्ते 20 की स्पीड से भाग रहे हो, और वही मैं आपको कहूँ कि आप किसी भरे हुए जल में करो, तो आपकी स्पीड वो नहीं होगी, क्योंकि पानी के अंदर जो अवरोधक है वो क्या है, आपको रोकने का कार्य नहीं करेंगे। यानी कि जल में क्या है, उसकी अपेक्षा तुम नहीं भाग सकते इतनी तेजी से। जल में क्या है, धीरे भागा जाएगा कुछ, और सपाट में क्या है, सही भागा जाएगा, है ना। ठीक है, बात समझिए। जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगी कि साफ रास्ते की अपेक्षा जल में दौड़ने की गति कम होती है। बात समझ में आ गई दोस्तों। क्योंकि वहां द्रव का क्या गुण काम कर रहा, अवरोधक का कार्य कर रहा। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। तो जब वो अवरोधक का कार्य कर रहा, तो साफ का आपको पता ही लग गया कि साफ रास्ते की अपेक्षा पानी में क्या होगा, कम स्पीड से तैरा जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, श्यानता कहा जावे। ये एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, यदि पूछा गया तो ये आपका एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसका आप ध्यान रखें बहुत अच्छे से। देखिए दोस्तों, अगला पलवन का नियम। ठीक है, पलवन का नियम यही है कि यहाँ पे ध्यान रखना शांता के ऊपर है। शांता की कंडीशन है, बिल्कुल ध्यान रखें आप इसी तरह से। और एक यहीं पे है आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत ध्यान रखना। उत्प्लवन का नियम क्या कहता है कि अगर जल की शांता अधिक होगी, या जल का घनत्व अधिक होगा, यदि जल का घनत्व अधिक होगा, तो वस्तु कम डूबेगी। और यदि जल का घनत्व कम हुआ, तो वस्तु अधिक डूबेगी। बात समझ में आ गई दोस्तों। ये क्या है, उत्प्लवन जो पलवन का नियम है वो ये कह रहा है कि जब जल की क्या है घनत्व शक्ति अगर क्या होगी, यानी कि घनत्व उसके अंदर क्या है, अधिक होगा, यानी कि लवणता की मात्रा यदि अधिक होगी, तो उसमें वस्तु जो है कम डूबेगी, है ना। ध्यान रखना, कुछ कुछ हद तक डूबेगी। लेकिन यदि जल का घनत्व क्या हो, कम हो, प्योरीफाई हो, तो उसमें वस्तु क्या है, अधिक दूर तक क्या है, डूब जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, ये तो है पलवन का नियम। ऐसी आर्किमिडीज का सिद्धांत है। आर्किमिडीज का सिद्धांत यह है कि यदि किसी वस्तु को, अभी एग्जांपल आपको बताऊंगा मैं, यदि किसी वस्तु को पूर्णतः या आंशिक आंशिक रूप से डुबोई जाती है, तो वह अपने भार के बराबर द्रव हटा देती है। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई।
आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है कि जब भी कोई वस्तु क्या है किसी भी द्रव में डुबोई जाएगी तो वो जितना उसके अंदर डूबगी उतना भार, जितना भार उसके अंदर गया उतना ही जल वो क्या है वहां से हटा देगी, और उसके साथ ही वो क्या है उसके साथ तैरना शुरू हो जाती है। एक क्वेश्चन यहीं पे बनता है कि पानी का जहाज पानी में तैर जाता है जबकि लोहे की कील क्या है उसके अंदर डूब जाती है, तो किसके कारण? उसकी आकृति के कारण, ध्यान रखना किसके कारण? आकृति के कारण, ध्यान रखना। और उसमें क्या है घनत्व क्या है अधिक हो जाएगा, घनत्व क्या है एक जगह इकट्ठा हो जावे। जहाज की यदि बात करें तो उसकी आकृति इस तरीके से बनाई जावे जिससे कि उसके घनत्व भी क्या है इस तरह से क्या है फैल जावे, और वो उसमें आसानी से क्या है डूब सकती है, ठीक है, ध्यान सॉरी जो है आसान से चल सकता है। तो ये ध्यान रखना, ये इनके नियम है। प्लवन का नियम ये क्या है कि जल का घनत्व अधिक है तो वस्तु कम डूबेगी, और जल का घनत्व कम है तो वस्तु ज़्यादा डूबेगी। ऐसी शांतता की बात है, यानी कि द्रव की शांतता की बात कही जा रही है इसमें, तो है ना। तो देखो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है। आर्किमिडीज सिद्धांत है कि यदि किसी वस्तु को पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह अपने भार के बराबर क्या है उसको क्या है हटा देती है। जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा, इसका बहुत अच्छे से एग्जाम्पल आवा है बर्फ का। बर्फ का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है कि यदि क्या है कि बर्फ को जो है किसी बीकर में जो है, सॉरी मैं कहूँ कि ये क्या है बीकर है कोई, और इसमें क्या है पूरा जल भरा हुआ है। इसमें क्या है यहाँ तक क्या है जल भरा हुआ है पूरा लास्ट तक, है ना, किसी गिलास में या बीकर में। और इसके अंदर क्या है ये बर्फ का टुकड़ा पड़ा है, ठीक है, ध्यान रखना ये क्या है भाई बर्फ का टुकड़ा है। तो जब ये क्या होगा पिघलेगा तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव बाहर निकलेगा या ऐसा ही रहेगा? क्या कंडीशन होगी? तो ध्यान रखना मैंने भी बताया कि कोई भी जब वस्तु आर्किमिडीज का सिद्धांत कहेगा जब भी कोई वस्तु क्या है पूर्णतः या आंशिक पूरी डूब जाओ या कुछ भाग डूब जाओ तो वो अपने भार के बराबर क्या है द्रव को हटा लेता है। तो यानी कि यहाँ तक जो द्रव आया हुआ है ना यो अब क्या है जब तक ये जाओगा तब तक कंडीशन उसकी क्या है उसने पूरी कर रखी है। तो जब बर्फ क्या है किसी बर्फ पिघलेगा तो उसकी स्थिति ऐसी कैसी रहेगी, क्योंकि उसने बता दिया आर्किमिडीज के सिद्धांत ने कि उसमें क्या है वो पहले ही क्या कर लेवे उसको हटा देवे। तो आप ऐसा ना सोचे कि कभी जब ये हिस्सा पिघलेगा तो क्या है बाहर हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखना वो अपना पूरी उसी स्थिति में होगा जहां तक उसकी स्थिति है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। तो ये है कि कितना उसका कितना कितना भाग डूबा रहा है बर्फ का डूबा भाग, तो वो हमेशा कितना होगा ध्यान रखना 9/10, ठीक है। यानी कि 10 में से कितना भाग डूबा हुआ है 9, कितना बचा हुआ है तो 1/10 क्या है वो शेष रहे। लेकिन उसने जो हटा रखा भार वो कितना हटा रखा 10 के 10 हटाया हुआ है अपना यहाँ से अंदर से, ठीक है, ध्यान रखना। ये क्या है हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत है दोस्तों, थ्योरी से ही इसकी बात समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है कि मतलब आर्किमिडीज के सिद्धांत का नहीं आपसे सवाल पूछा जाएगा कि एक लोहे का जहाज पानी में तैर जाता है बल्कि लोहे की कील पानी में डूब जाती है, क्यों? तो किसके कारण? तो वो है आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण, ठीक है दोस्तों। इसका आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, अच्छी चीज़ है, बात समझ में आ गई होगी आपके बहुत अच्छे से। अगला पॉइंट समझेंगे ध्यान से, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब है ना, यानी कि पृथ्वी पृथ्वी पर क्या है पृथ्वी तल पर गैसों का क्या है मिश्रण, गैसों का मिश्रण ही क्या कहलाता है वायुमंडलीय दाब कहलाता है ना। ये वायुमंडल में जितनी क्या है गैसें घूम रही है उन्हें क्या बोलते हैं वायुमंडलीय दाब कहते हैं, ठीक है। यानी वायु के अंदर मिश्रण को उसके बोलते हैं वायुमंडलीय दाब, ठीक है दोस्तों। ध्यान से समझेंगे, इसके ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे बोल सकता हूँ मैं गैसों का मिश्रण, गैसों का मिश्रण ही क्या कहलाता है किसमें? वायुमंडल में, है ना, ध्यान रखना वायुमंडल में गैसों का मिश्रण ही क्या कहलाता है वायुमंडलीय दाब कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसका जो मापक होता है मापक यंत्र वो है बैरोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है तो किससे? बैरोमीटर से। यही वायुमंडल में होने वाली घटनाओं से रिलेटेड है। तो यदि मैं कहूँ बैरोमीटर की कंडीशन की बात करूँ, देखो ध्यान से भाई बैरोमीटर, बैरोमीटर बैरोमीटर के अंदर ध्यान रखना भाई 3 कंडीशन होती है। वो कौन कौन सी है ध्यान से समझेंगे। ये इसका क्या है पाठ्यांक है पूरा का पूरा, यानी कि वो जो सीरीज होगा ध्यान रखना पाठ्यांक,
बैरोमीटर का पाठ्यांक। ठीक है, यानी कि एक कंडीशन होगी धीरे 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 गिरना। फिर हो गया, ध्यान रखना, एकाएक गिरना, एकाएक गिरना, नीचे आना, यानी कि फिर है धीरे धीरे ऊपर जाना। यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जा रहा है दोस्तों, धीरे धीरे ऊपर जाना। तीन कंडीशन हो गए, इन तीन कंडीशनों से कभी भी क्वेश्चन आपसे क्या है पूछा जाएगा। आपने देखा होगा कि बैरोमीटर देखा होगा या थर्मामीटर आपने देखा होगा, तो उसमें क्या है कि पाठ्यांक हो गया, पाठ्यांक मतलब जिसमें पारा भरा हुआ है और उसकी क्या है सीरीज हो गया, तो उसमें क्या है ऐसे ऊपर जाओगा और क्या है नीचे आएगा। तो ये तो हो गया धीरे धीरे नीचे आना। एक है एकाएक ऐसे, बात समझ। तो ये कंडीशन है तीन तरह की, कि धीरे धीरे मतलब एक बार धीरे धीरे क्या है चलना, ऐसे शुरू होगा नीचे आना। फिर क्या है एकाएक गिरना, एकाएक मतलब ऐसे, तो एक एक करके क्या है गिरना। फिर है धीरे धीरे ऊपर चढ़ना, तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ना। ठीक है, ध्यान रखना भाई दोस्तों। तो यदि धीरे धीरे गिर रहा है तो क्या होगा, ध्यान रखना, वर्षा का होना, वर्षा की संभावना। ठीक है दोस्तों, यदि एकाएक नीचे गिरता है तो ध्यान रखना तूफान की संभावना। ठीक है, यदि धीरे धीरे ऊपर जाता है तो मौसम साफ की कंडीशन होगी। ठीक है, ध्यान रखना, मौसम कैसा होगा, साफ होगा। ये क्या है बैरोमीटर की कंडीशन है, जो वायुमंडलीय दाब में जो है बताई जा रहा है। ठीक है, कि वायुमंडलीय दाब को कौन मापता है, तो बैरोमीटर। बैरोमीटर में ये तीन तरह की कंडीशन हो गया कि क्या होगा कभी कभी कि धीरे धीरे क्या है नीचे गिरेगा तो क्या होगी, वर्षा होने की संभावना होगी। एकाएक नीचे गिरेगा तो तूफान आने की संभावना होगी, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम साफ होने की कंडीशन पूरी तरह से होगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। ऐसे इसके और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर, ये इंपॉर्टेंट है, पहाड़ों पर मैदान की अपेक्षा खाना देर से बनता है। बात समझ में आई। ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहाड़ों की अपेक्षा मैदान, सॉरी, पहाड़ों पर मैदान की अपेक्षा खाना देर से बनता है, क्यों। तो कारण है वायुमंडलीय दाब, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या है कम होता चला जाता है। ये बात तो आप ध्यान रखना दोस्तों, कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे क्या है वायुमंडलीय दाब क्या है कम होता चला जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, बात समझ में आ गई दोस्तों। इसको बहुत अच्छे से समझें कि पहाड़ों पर मैदान की अपेक्षा खाना देर से बनता है, क्यों। समझ में आता कि क्यों, क्योंकि क्या होगा, वायुमंडलीय दाब ऊपर जाके क्या है कम हो जाएगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल ये पूछ लिया जाता है कि वायुयान में फाउंटेन पेन, वायुयान में फाउंटेन पेन को रखने की अनुमति नहीं दी जाती है ना। ये पूछा जाएगा कि वायुयान में फाउंटेन पेन रखने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों। क्योंकि ऊपर जितनी क्या है वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा और वो स्याही क्या है अपनी जगह से रिस जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, इसलिए क्या है फाउंटेन पेन, वायुयान में फाउंटेन पेन रखने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दी जाती। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना बहुत अच्छे से। ये अच्छे एग्जाम्पल है, पेपर में आए हुए भी क्वेश्चन है, इनका ध्यान रखें आप बहुत अच्छे से। ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या था, वायुमंडलीय दाब से कंडीशन से आपके क्या थे, ये कुछ क्वेश्चन थे। इसकी बात समझ में आ गई। बैरोमीटर से आपके क्या है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये बहुत अच्छा फैक्ट है, इसको ध्यान रखें। ठीक है, फाउंटेन पेन देखा दोस्तों आपने, यानी कि स्याही वाला पेन है ना। एक क्वेश्चन आपसे यदि मैं पूछूं अभी कि पेन में स्याही का चढ़ना किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है।
तो आप बता देना दोस्तों किसका उदाहरण है, ये भी आपको मैंने बात समझाई थी, ठीक है। ध्यान ना, पेन में स्याही का चढ़ना किसका उदाहरण है। पेन की आपने निब देखी होगी, तो निब में एक चीरा होता है, चीरा बोला जाए वैसे, बीचों बीच एक लाइन सी खींची हुई है, यदि उसे आप क्या रखोगे, उसमें रख दोगे स्याही में, तो खुद से ही क्या है अपने आप में क्या है खींच लेती है, ठीक है। ध्यान रखना, उससे क्या है इंक को खुद ही अपने आप में क्या है खींच लेती है। तो किसी भी द्रव का मैंने कहा ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना किसका उदाहरण हुआ है, तो किसका, तो वो ध्यान रखना वो किसका हुआ है भाई दोस्तों, केसी तत्व का, किसका उदाहरण है, केसी तत्व का, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों। ऐसे एक क्वेश्चन और पूछ लो आपसे पीछे से, पानी पर सुई को तैराया जा सकता है, किसका उदाहरण है। पानी पर सुई को तैराया जा सकता है किसका उदाहरण है। दोस्तों आपने कभी सुई आपने तैराई होगी, नहीं तैराई तो मैं आपको विधि बता देता हूँ कैसे तैराई। आप क्या करेंगे, अखबार का पेपर लेंगे बहुत छोटा सा, और उस पर क्या है सुई को रख देंगे, और पानी को बिल्कुल शांत रहने देंगे। फिर उसके एक एक कॉर्नर को धीरे धीरे क्या है किसी भी चीज़ से क्या है डुबोते चलेंगे, धीरे 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 धीरे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल सुई के पास से पहुंच जाएगा कागज वो, और उसे आप थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, तो क्या होगा कागज अपने आप ही क्या है नीचे बैठ जाएगा और सुई ऊपर तैर जाएगी। कभी भी ऐसा मत करना कि डायरेक्ट रख दो कि सुई तैर जाएगी, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, ये आपको मैंने विधि बता दी कैसे तैराई जा सकती है। इसलिए यहाँ पे लिखा जा सके तैराया जा सकता है, इसलिए लिखा जा रहा है, तैरती नहीं है, तैराया जा सकता है। तो पानी पर सुई को तैराया जा सकता है किसका उदाहरण है, तो किसका होगा, यानी कि उस पे क्या होगा, एक क्या बन गया पृष्ठ बन गया, किस पर, सुई के और पानी के बीच में, है ना, और उसके बीच में क्या चलेगा उनका तनाव। तो ये किसका उदाहरण हो गया, पृष्ठ तनाव का उदाहरण हो गया, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आई। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। आप कोई भी बुक हो जो भी आप जिससे भी आप पढ़ रहे हो, तो उसे ध्यान से देखें। जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाते हुए चल रहा हूँ उस टॉपिक को पर डे आप अपनी बुक से देखें, तो आपको बहुत ज़्यादा क्या होगा हेल्प मिलेगी, क्योंकि बुक की लैंग्वेज थोड़ी क्या है थोड़ी स्टफ हो गया है, और क्या है शुद्ध हिंदी में लिखी होती है। हम आपको अपनी लैंग्वेज में समझा रहे हैं, तो उसको क्या है थोड़ा आसान हो जाएगा समझना, और ध्यान से आप ऐसे ही क्या है पढ़ते चले, अपने लक्ष्य की ओर चले, और पूरी दृढ़ता के साथ क्या है अब की बार सिलेक्शन लेने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों।